तो आज हम मेंसुरेशन के दूसरे लेक्चर के बारे में पढ़ेंगे। पहले लेक्चर में आपने मेंसुरेशन के बारे में देखा कि ये मेंसुरेशन अर्थात क्षेत्रमिति क्या है, और इसका पहला पार्ट त्रिभुज अर्थात ट्रायंगल के बारे में पढ़ा। उसमें आपने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए तमाम सारी विधियों का अध्ययन किया। दूसरे लेक्चर में हम पढ़ेंगे चतुर्भुज क्या होता है और चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो चतुर्भुज के बारे में जानते हैं, नाम से स्पष्ट है, जैसा कि कहा गया है चतुर्भुज अर्थात जिसमें चार भुजाएं हों उसे हम क्या बोलेंगे, चतुर्भुज। परिभाषा बनेगी, चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। ये कितने प्रकार की होती है देखते हैं। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। चतुर्भुज के प्रकार, यहां आप चतुर्भुज के कई प्रकार पढ़ेंगे, जिसमें से पहला है आपका समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज जिसको हम पैरेललोग्राम के नाम से जानते हैं। पैरेललोग्राम। इसके बाद नेक्स्ट है आपका समांतर चतुर्भुज के बेस पे आपको सभी जो है चतुर्भुज मिल जाएंगे। समांतर चतुर्भुज के बाद आपको मिलेगा समचतुर्भुज। समचतुर्भुज जिसको हम कहेंगे रोम्बस, ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका वर्ग, ये विशेष प्रकार का चतुर्भुज है, इसको स्क्वायर के नाम से जानेंगे। अगला है आपका आयत, रेक्टेंगल, एंड नेक्स्ट है आपका समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज, ट्रेपेजियम। तो ये जो है 5 प्रकार के चतुर्भुजों के बारे में आपको यहाँ पे देखना है। स्टार्टिंग आपका पहला है समांतर चतुर्भुज। बेसिक क्लासों में आपने पढ़ा होगा समांतर चतुर्भुज क्या होता है। अगर नाम पे हम देखें तो समांतर अर्थात इसमें कुछ ऐसे जो है अंग मिलेंगे जो समांतर होंगे। समांतर चतुर्भुज की परिभाषा आपको कई प्रकार से मिलेगी। इसमें समांतर चतुर्भुज की परिभाषा 4 या 5 प्रकार से बताई गई है। तो समांतर चतुर्भुज का जो मेन परिभाषा है उसको हम कहेंगे, यदि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर और दूसरा युग्म भी समांतर हो, यानी दोनों युग्म आपस में समांतर हो, तब हम उसे क्या कहेंगे, समांतर चतुर्भुज। एग्जांपल के तौर पर कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये मान लीजिए है ए बी सी और डी, ये युग्म इसके समांतर और ये युग्म इसके समांतर अगर होता है तो ये आपका जो है समांतर चतुर्भुज होगा। माने एक युग्म ये समांतर और दूसरा युग्म ये समांतर हो जाएगा। अब आते हैं समचतुर्भुज क्या होता है। समचतुर्भुज का डिफिनीशन होगा ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं उसे हम समचतुर्भुज कहते हैं। ये आपका एक समांतर चतुर्भुज के भी प्रकार का हो सकता है, और आगे हम बढ़े तो फिर इसमें और भी प्रकार से मिल सकते हैं। समचतुर्भुज का थोड़ा सा ही परिवर्तित रूप आपको मिलेगा वर्ग के रूप में, क्योंकि समचतुर्भुज में ये कहा गया है कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हों। मतलब कि मान लीजिए हमारे पास ABCD एक चतुर्भुज है, तो ये सभी भुजाएं आपस में बराबर होंगी, तब ये एक समचतुर्भुज होगा। वर्ग का कंडीशन क्या है, एक ऐसा समचतुर्भुज जिसके प्रत्येक कोण 90 डिग्री के हो, यानी 90 अंश हो, तब वो आपका क्या होगा, वर्ग। और वर्ग की जो सामान्य परिभाषा हम पढ़ते हैं, मान लीजिए ये PQRS है, तो जब किसी चतुर्भुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर एवं प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, तब वह एक वर्ग होगा। अर्थात समचतुर्भुज और वर्ग में केवल इतना ही अंतर है कि समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इसके सभी कोण 90 अंश हैं। लेकिन वर्ग के सभी भुजाएं बराबर होने के साथ साथ सभी कोण 90 अंश हैं। अर्थात समचतुर्भुज का ही परिवर्तित रूप जो है वर्ग है। हम समचतुर्भुज वर्ग को भी एक विशेष प्रकार का समचतुर्भुज कह सकते हैं, लेकिन हर समचतुर्भुज को हम वर्ग नहीं कह सकते। यानी कुल मिला के हर जो वर्ग होता है, सभी वर्ग समचतुर्भुज होता है, लेकिन सभी
समचतुर्भुज वर्ग नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है आपका रेक्टेंगल अर्थात आयत। आयत क्या है? एक ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसके सभी कोण 90 अंश हो, या यूं कहें ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर एवं प्रत्येक कोण 90 डिग्री। ये आपका है सम्मुख भुजा बराबर हो, ये भुजा इसके बराबर और ये भुजा इसके बराबर, साथ ही साथ जो है सभी कोण कितने डिग्री के हो? 90, अर्थात समांतर चतुर्भुज से ही आपका जो है आयत भी मिला है। डिफरेंस केवल इतना है कि समांतर चतुर्भुज में प्रत्येक कोण 90 अंश होना कंपलसरी नहीं था, लेकिन आयत में सभी कोण 90 अंश होना कंपलसरी है। यानी कि एक ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसके सभी कोण 90 अंश होते हैं, यानी सभी आयत समांतर चतुर्भुज हो सकता है, लेकिन सभी समांतर चतुर्भुज आयत नहीं हो सकता है। नेक्स्ट आपका जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, और ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप भी है, यानी समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज क्या है? एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर एवं एक युग्म असमांतर होता है, उसे हम समलंब चतुर्भुज कहते हैं। यानी एक युग्म समांतर होना चाहिए और दूसरा असमांतर, बाकी और कोई कंडीशन इसके लिए जरूरी नहीं है। अगर देखा जाए AB समांतर इसमें CD दिया है, लेकिन BC के समांतर AD नहीं दिया है, तो एक युग्म समांतर मिल गया और एक युग्म असमांतर मिल गया। तो इस प्रकार का जो भी चतुर्भुज होगा वो आपका हो जाएगा समलंब चतुर्भुज। तो ये था चतुर्भुज के जो है प्रकार। अब हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज का क्षेत्रफल, और इसमें हम महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट फार्मूला। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल स्टार्ट करते हैं हम समांतर चतुर्भुज से, क्योंकि पहला पार्ट हमने पढ़ा है समांतर चतुर्भुज और ये इसका बेस भी है। चतुर्भुज अगर हमको पढ़ना है तो सबसे पहले समांतर चतुर्भुज, लेकिन एक विशेष प्रकार का कोई चतुर्भुज ना कहा जाए। जैसे एक चतुर्भुज मान लीजिए कोई सामान्य चतुर्भुज हो जो इनमें से कोई भी जो है ना हो, यानी ना तो वो समांतर चतुर्भुज का जो है पालन करे, ना तो समचतुर्भुज का, ना वर्ग, ना आयत और ना ही समलंब चतुर्भुज, यानी वो एक सामान्य चतुर्भुज है, तब उसके लिए जो है क्षेत्रफल क्या होगा। यानी पहला फार्मूला आपका है चतुर्भुज का क्षेत्रफल, यानी एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इसके लिए हो जाएगा 1/2। 1/2 से गुणा करेंगे और कोई एक विकर्ण, यानी एक विकर्ण और गुणे उस विकर्ण पर संगत विकर्ण, यानी जो हम ले रहे हैं संगत विकर्ण पर सम्मुख शीर्षों से डाले गए लंबों का योग। बहुत ही कॉमन फार्मूला है और सिंपल फार्मूला है जो हम किसी भी प्रकार के चतुर्भुज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर हमको निकालना है तो 1/2 गुणे कोई एक विकर्ण हमको चाहिए और उस विकर्ण पर सम्मुख शीर्षों से डाले गए लंबों का योग। अर्थात मान लीजिए हमारे पास एक चतुर्भुज किसी भी प्रकार का है P, Q, R और S। अब इसमें से किसी एक विकर्ण की हमको लंबाई चाहिए। मान लीजिए हमारे पास एक विकर्ण है PR, तो इसकी लंबाई हमको चाहिए क्योंकि हमको एक विकर्ण चाहिए, कोई जरूरी नहीं है PR ही विकर्ण हो, SQ भी हो सकता है। तो ये विकर्ण हो गया और इस विकर्ण पर सम्मुख शीर्ष से डाले गए लंब, मान लीजिए ये आपका है ST और QV। तो इस प्रकार से जो है ये दोनों इसके शीर्ष लंब हो गए, यानी इसका एरिया अगर हम निकालेंगे तो कहेंगे 1/2 गुणे विकर्ण PR और गुणे इसके सम्मुख शीर्षों से, विकर्ण जो PR है इसका सम्मुख शीर्ष S और Q है, इसी से डाले गए लंबों का योग यानी ST प्लस VQ। तो ये आपका हो जाएगा सम्मुख शीर्षों से डाले गए लंबों का योग।
ये आपका पहला और कॉमन फार्मूला है जो हर प्रकार के चतुर्भुज के लिए अप्लाई किया जा सकता है। नेक्स्ट आपका जो है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, अगला है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, या फिर कभी कभी अगर शॉर्टकट में आपको लिखना है तो पैरेलल का निशान बनाइए और इस प्रकार से जो है चतुर्भुज लिख लीजिए। तो ये आपका हो गया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। इसके लिए फार्मूला क्या होता है, आधार और गुणे संगत ऊंचाई। यानी हम कोई समांतर चतुर्भुज ले रहे हैं इस प्रकार से, तो इसमें किसी एक भुजा को हमको आधार मानना पड़ेगा, जो कि चारों भुजाओं में से कोई एक भुजा हो सकता है, और इसमें दो दो भुजाएं आपस में बराबर हैं। तो अगर AB लें या CD लें, बात एक ही है। मान लीजिए हम AB भुजा लेते हैं तो इसकी संगत ऊंचाई होनी चाहिए, चाहे C से इस पे खींचा जाए चाहे D से खींचा जाए। मान लीजिए ये इस प्रकार से है, तो इसका अगर हम एरिया निकालना चाहेंगे तो 1/2 आधार AB है और गुणे AB की संगत ऊंचाई DE। यानी अगर हमको समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल चाहिए तो आधार और उस आधार पर सम्मुख शीर्ष से डाला गया लंब चाहिए। नेक्स्ट है आपका, और ध्यान है इसमें अगर हमको परिमाप भी निकालना है तो हम इसमें चारों भुजाओं का योग कहेंगे, और चारों भुजाओं के योग के लिए इसमें दो दो भुजाएं बराबर हैं, तो 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई भी कह सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो है समचतुर्भुज, यानी एरिया ऑफ रोम्बस। इसके लिए क्या है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ये हो जाएगा 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। यानी कुल मिला के हम कह सकते हैं विकर्णों के गुणनफल का आधा। अगर हम समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं, हमारे पास कोई ऐसा चतुर्भुज है जो कि कैसा है, समचतुर्भुज अर्थात सभी भुजाएं बराबर हैं, तो हमको उसका अगर विकर्ण मिल जाए, दोनों विकर्ण यानी उन विकर्णों का गुणनफल कर दें और गुणे 1/2 अर्थात 2 कर दें, तो हमको एरिया ऑफ रोम्बस मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका है, हाँ, इसमें समचतुर्भुज का जो परिमाप होगा वो चारों भुजाओं का योग होगा, यानी हम इसको 4x या 4a के रूप में लिख सकते हैं। अगला है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यानी आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, सिंपल सा फार्मूला है, आप बहुत बार पढ़ चुके हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब लंबाई क्या है, अगर देखा जाए तो इस प्रकार से एक आयत बनेगा, सभी कोण 90-90 होंगे, ये बराबर इसके होगा और ये बराबर इसके होगा। अगर हम इसको लंबाई लेते हैं तो ये आपका चौड़ाई होगा, यानी कुल मिला के हम आधार गुणे ऊंचाई कह सकते हैं। तो इस प्रकार से लेंथ और विड्थ का अगर हम मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमको एरिया ऑफ रेक्टेंगल मिल जाएगा। नेक्स्ट है एरिया ऑफ स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है भुजा का स्क्वायर, क्योंकि जो वर्ग होता है उसकी सभी भुजाएं बराबर होती है, अर्थात लंबाई और चौड़ाई बराबर होगा, तो 2 बार अगर हम गुणा करेंगे एक ही भुजा का तो भुजा का स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसके बाद आपका होता है अगला एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। इसका क्षेत्रफल क्या होता है, ट्रेपीजियम यहाँ आपका बना हुआ है, अगर इस प्रकार से देखें तो ये आपका हो गया समांतर भुजाएं और गुणे इनके बीच की दूरी मान लीजिए ये ई है, यानी इसका फार्मूला होता है 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग। 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग गुणे बीच की दूरी या ऊंचाई भी कह सकते हैं, बीच की दूरी। किनके बीच की दूरी, उन्हीं समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। अर्थात अगर हम इस समलंब चतुर्भुज की बात करें तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुणे समांतर भुजाएं हैं AB और गुणे DC, AB प्लस DC, और इनके बीच की दूरी जो है
वो DE हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। नेक्स्ट कुछ और छोटे छोटे फार्मूले पढ़ लेते हैं जो एरिया से डिफरेंट है, यानी पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ये भी कभी कभी आपका जरूरत पड़ता है, यानी परिमाप जब भी शब्द आए तो ये समझ लीजिए जो भी हम चतुर्भुज ले रहे हैं, यानी वो जिन भुजाओं से बना हुआ है उन सभी भुजाओं का योग। तो इस प्रकार से अगर हम पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ले रहे हैं तो यहाँ पे आयत का परिमाप अर्थात आयत की सभी भुजाओं का योग हो जाएगा, और आयत में दो दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, यानी 2 लंबाई और 2 चौड़ाई, तो ये हो जाता है 2 गुणे लंबाई और प्लस चौड़ाई, ये आपका हो जाएगा। इसी प्रकार से पेरीमीटर ऑफ अगर हम स्क्वायर की बात करें तो इसमें हो जाएगा 4 गुणे भुजा, क्योंकि इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये हो जाता है आपका वर्ग का परिमाप। एक और भी है वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण, इसका सूत्र है वर्ग के विकर्ण का √2 गुणे भुजा, यानी अगर हमको विकर्ण दिया है तो भुजा ज्ञात कर सकते हैं, और भुजा दिया है तो विकर्ण ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार से रेक्टेंगल का भी अगर हम विकर्ण निकालना चाहेंगे तो इसको मिलाने पर, यानी हम कह सकते हैं आयत का विकर्ण, आयत के विकर्ण के लिए ये आपका हो जाएगा √, अगर हम इसको यल माने, इसको भी या कुल मिला के हम लंबाई चौड़ाई के रूप में कहें तो √ लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, यहां से जो है हम रेक्टेंगल का विकर्ण ज्ञात कर सकते हैं। तो ये था आपका जो है महत्वपूर्ण सूत्र, और इसी जो है सूत्रों पे हमको आगे प्रश्न पढ़ने हैं। आइए हम उदाहरण देखते हैं। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या है, किसी आयत की लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है, किसी आयत की लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है एवं उनका योग 27 मीटर है, एवं उनका योग 27 मीटर है, तब आयत का क्षेत्रफल, तब आयत का क्षेत्रफल एवं विकर्ण ज्ञात कीजिए। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आयत के बारे में कहा गया है, यानी हमारे पास एक आयत है जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 2 गुनी है। ऐसे प्रश्नों के लिए जो आपका कम होता है उसको हम पहले किसी एक चर या राशि के रूप में मान लेते हैं। इसमें लंबाई अधिक है चौड़ाई कम है, तो हम मान लेंगे कि माना आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई बराबर x, इसी प्रकार से लंबाई को भी हम मान लें। अगर देखा जाए चौड़ाई x है, लंबाई इसका 2 गुना है, तो ये हो जाएगा 2x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कहा गया है कि उनका योग अर्थात लंबाई एवं चौड़ाई का योग 27 मीटर है, अर्थात आपका ये हो जाएगा x + 2x = 27 मीटर में ही है, अर्थात जो भी वैल्यू हमको मिलेगा वो मीटर में ही मिलेगा। यूनिट का विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कभी कभी ऐसे भी प्रश्न मिलते हैं जिसमें कई प्रकार के यूनिट कहा जाता है, जैसे एक जगह मीटर आपको दिया जाएगा, दूसरी जगह सेंटीमीटर, तो ऐसे में आपको सभी को एक ही यूनिट में चेंज करके लगाना है, तभी आपका क्वेश्चन सही जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 3x = 27 या x बराबर आपका हो जाएगा 27/3, यानी कुल मिला के x का मान हमको 9 मीटर मिल गया। अब x का मान 9 मीटर मिल गया है, तो उसके हिसाब से अगर हम लंबाई ज्ञात करें, लंबाई था 2x यानी 2 × 9 बराबर हो जाएगा
18 मीटर। चौड़ाई को हम ज्ञात करें, चौड़ाई हमारा था x और इसके हिसाब से ये 9 मीटर, यानी लंबाई और चौड़ाई आपका जो है यहाँ पे मिल गया। अब इसलिए क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी लंबाई है 18 और चौड़ाई है 9। कैलकुलेशन कर लीजिए, 9 8 72, 9 1 9 7 16, 162 मीटर में था तो मीटर स्क्वायर, यानी हमको यहाँ पे एरिया मिल गया 162 मीटर स्क्वायर। इस प्रकार से जो है अब आगे हमको इसमें विकर्ण भी ज्ञात करना है, यानी आयत की विकर्ण का सूत्र आपने पढ़ा है, आयत का विकर्ण। इसके लिए सूत्र है अंडर रूट लंबाई का वर्ग और प्लस चौड़ाई का वर्ग, यानी l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और इस फार्मूले में अगर हम रखें तो लंबाई है 18, यानी 18 का स्क्वायर और प्लस 9 का स्क्वायर। कैलकुलेट करेंगे 18 और 18 का, यानी आपका हो जाएगा 144 और फिर 18 यानी 4 8 4 12 और 1 1 2 और 1 3, यानी ये आपको मिलेगा अंडर रूट 324 और प्लस 9 का 81। ऐड कर लें तो 4 1 5 8 और 2 10 हो जाएगा, 3 और 1 4। इसका वर्गमूल अगर निकलता है तो वर्गमूल निकालिए, नहीं तो यही आपका जो है मीटर में आंसर हो जाएगा, यानी विकर्ण आपको ये चीज मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक वर्ग का विकर्ण। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, एक वर्ग का विकर्ण 8 करड़ी 2 मीटर है, 8 अंडर रूट 2 मीटर है, तब इसका क्षेत्रफल एवं परिमाप ज्ञात कीजिए। यानी इसमें हमको एक वर्ग के विकर्ण के बारे में बताया गया है और इस वर्ग के विकर्ण के सहायता से हमको क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करना है। तो यहां हम लिखेंगे चूंकि वर्ग का विकर्ण कितना है 8 करड़ी 2 मीटर, इसलिए भुजा यानी वर्ग की भुजा, एक सिंपल सा फार्मूला आपने पढ़ा है अभी थोड़ी देर पहले, आपको बताया गया था कि चूंकि वर्ग का विकर्ण, वर्ग के विकर्ण का जो सूत्र आपको बताया गया था वो था अंडर रूट 2 गुणे भुजा, यानी हम यहाँ पे अंडर रूट 2 और गुणे भुजा रख सकते हैं और बराबर हो जाएगा 8 करड़ी 2। देखा जाए तो करड़ी 2 कट जाएगा, यानी कुल मिला के आपको यहाँ पे भुजा की लंबाई मिल गई 8 मीटर, ये आपको भुजा मिल गया। और इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र है भुजा का स्क्वायर, यानी इस हिसाब से भुजा मिला है आपको 8, यानी 8 का स्क्वायर हो जाएगा, साथ में मीटर भी होगा तो मीटर का स्क्वायर 2 बार करेंगे मीटर स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 64 मीटर स्क्वायर। ये इसका जो है वर्ग का क्षेत्रफल आपको प्राप्त हुआ। अब इसी में आपको परिमाप भी ज्ञात करना है। हम जानते हैं चूंकि वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुणे भुजा, यानी यहां से अगर देखा जाए तो 4 गुणे भुजा 8 रखेंगे, यानी 4 8 32 मीटर, यानी ये आपको मिल गया परिमाप और ये आपको मिला क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका एक विकर्ण 24, जिसका एक विकर्ण 24 सेंटीमीटर एवं उस विकर्ण पर सम्मुख शीर्षों से डाले गए लंब
क्रमशः 8.5 सेंटीमीटर एवं 7.5 सेंटीमीटर है। यानी अब की बार हमको किसी विशेष प्रकार के चतुर्भुज के बारे में नहीं बताया गया है, ये बताया गया है कि हमारे पास एक चतुर्भुज है जिसका एक विकर्ण है 24 सेंटीमीटर और उस विकर्णों पर सम्मुख शीर्षों से उस विकर्ण पर सम्मुख शीर्षों से डाले गए लंब क्रमशः 8.5 और 7.5 सेंटीमीटर है। तो सिंपल फार्मूला जो है हमने पढ़ा था चतुर्भुज का क्षेत्रफल, हमने पढ़ा था चूंकि चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे कोई एक विकर्ण और फिर विकर्ण पर सम्मुख शीर्षों से डाले गए लंबों का योग। यानी इस प्रकार से हमने एक सूत्र पढ़ा था, तो इसी सूत्र में हमको यहाँ पे रखना है। ये हो जाएगा 1/2 और गुणे विकर्ण की लंबाई 24 सेंटीमीटर दिया गया है, गुणे सम्मुख शीर्षों पर डाले गए लंब क्रमशः 8.5 और 7.5 है, यानी 8.5 प्लस 7.5। इस प्रकार से 2 से काटेंगे तो यहाँ 12 आ जाएगा। 12 और गुणे 8 और 7 जोड़ लेंगे, यानी 8 7 15 और 1 16 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है ये मिल जाएगा 16। अब इसका हम गुणा करेंगे तो 12 से 72, 12 है 120, यानी कुल मिला के जो है 192 सेंटीमीटर में वैल्यू था। तो इस प्रकार से ये सेंटीमीटर में आपका सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। चौथा क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण 6 सेंटीमीटर एवं 4 सेंटीमीटर है। जिसके विकर्ण 6 सेंटीमीटर एवं 4 सेंटीमीटर है। ये क्वेश्चन इस प्रकार से घुमा के भी कहा जा सकता है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप दिया हो और विकर्ण के हिसाब से उनका अनुपात दिया हो, तो वहां हम भुजा के रूप में करके जो है पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें विकर्ण जो है, मान लीजिए विकर्ण अगर हम D1 बराबर 6 सेंटीमीटर कहें, यानी पहला विकर्ण, D2 माने दूसरा विकर्ण हम कहें यहाँ पे 4 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ रोम्बस यानी समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल D1 इंटू D2 अगर इस सूत्र में रखा जाए तो यहां से 1/2 गुणे D1 की लंबाई 6 और D2 की लंबाई 4, इसको काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी 6 दूनी 12 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपको मिल गया इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो ये आपका जो है 4 एग्जांपल था। चलिए नेक्स्ट आगे भी देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 5वां, एक समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई आधार से दोगुनी है। समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई आधार से दोगुनी है यदि इसका क्षेत्रफल 338 मीटर स्क्वायर है। यदि इसका क्षेत्रफल 338 मीटर स्क्वायर है तो आधार एवं ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आधार एवं ऊंचाई ज्ञात कीजिए।
एक सिंपल सा प्रश्न कहा गया है समांतर चतुर्भुज के लिए जिसकी आधार और ऊंचाई में एक रिलेशन दिया गया है। ये कहा गया है कि जो ऊंचाई है वो आधार से 2 गुना है, यानी ऊंचाई ज्यादा है और आधार कम है। तो अगर उस हिसाब से देखें तो आधार कम है, आधार को मानेंगे, यानी माना समांतर चतुर्भुज का आधार, समांतर चतुर्भुज का आधार बराबर x, तब ऊंचाई हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऊंचाई इसका 2 गुना है, 2x हो जाएगा। अब चूंकि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया गया है 338 मीटर स्क्वायर और समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फार्मूला सिंपल आपको बताया गया है आधार गुणे संगत ऊंचाई बराबर आपका हो जाएगा 338 मीटर स्क्वायर। आगे अगर हम देखें तो आधार को आपको यहाँ पे x रख देना है, x दिया है, ऊंचाई है 2x यानी बराबर हो जाएगा 338। अगर आगे हम देखें तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर बराबर 338, यानी 2 को उधर ले जाके हम भाग देंगे, कट जाएगा, तो 2 एकम 2 और 2 छक 12 और फिर आपका हो जाएगा 2 नवा 18, यानी x स्क्वायर बराबर 169। तो x बराबर हो जाएगा √169, वर्गमूल निकालेंगे तो x का मान आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। यानी हम कह सकते हैं इसलिए समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज का आधार को कितना माना गया था x और वैल्यू मिला 13 सेंटीमीटर, ये आंसर हुआ। ऊंचाई कहा गया था 2x यानी 2 से x में गुणा कर देंगे, 13 दूनी 26 सेंटीमीटर, ये आंसर हो जाएगा। यानी हमको आधार और ऊंचाई में रिलेशन दिया गया था, तो हमने इस प्रकार से जो है क्वेश्चन ज्ञात कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा, इसमें एक आकृति बनाया गया है और इसमें कई सारी जो है आकृतियां जुड़ी हुई हैं, तो देखते हैं इसका जो है प्रोसेस। ये आपका है A, B, C और D, E और F, इसके अतिरिक्त L, M, N, L, M, N। अगर देखा जाए तो इसमें कई सारी आकृतियां जुड़ी हुई हैं और इसमें एरिया सभी का कंबाइन करके हम जो है इकट्ठा निकालेंगे। इन्होंने कहा है संलग्न आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, संलग्न आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें भुजाओं की लंबाइयां भी दी गई हैं। इस भुजा की लंबाई 30 मीटर है, इस भुजा की लंबाई 20 है, इस भुजा की लंबाई 10 है। मान लीजिए देखने में अगर किसी प्रकार की समस्या हो तो आप सुन के जितनी वैल्यू बोला जा रहा है उतना आप नोट कर सकते हैं। फिर ये आपका वैल्यू है 40, आगे बढ़ेंगे तो ये वैल्यू फिर 10 कहा गया है और ये है आपका 25 और ये है 35। तो इस प्रकार से सारे वैल्यू जो है वो मीटर में दिए गए हैं, यानी सभी वैल्यू मीटर में दिए गए हैं, सभी को आप मीटर के साथ कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से जो है दी गई आकृति का क्षेत्रफल निकालना है। अब इसमें स्टार्ट करेंगे, क्रम से अगर हम स्टार्ट करें तो इसमें एक एक आकृति का क्षेत्रफल अलग अलग निकालने के बाद हम सभी आकृतियों का क्षेत्रफल आपस में जोड़ देंगे। सबसे पहले हम चलते हैं, एक ट्रायंगल है हमारे पास ALF और ये ट्रायंगल है समकोण ही, क्योंकि ये जो है आयत कहा गया है। तो इस प्रकार से ALF का एरिया अगर देखा जाए तो आधार गुणे ऊंचाई यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ALF और इसका सूत्र क्या होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। अगर यहां से देखा जाए
तो 1/2 गुणे आधार इसका कितना है 30 मीटर, यहाँ हम 30 मीटर रख देंगे, और ऊंचाई है 20 मीटर, तो ये हो जाएगा 20। इसको कैलकुलेट कर लें तो 2 दहाइमा 20, यानी कैलकुलेशन करने पर 300 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये था आपका पहली आकृति ALF। अब इसके बाद दूसरी आकृति का एरिया निकालेंगे। दूसरी आकृति में एक ट्रायंगल नीचे है AMB, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल AMB का अगर हम एरिया निकालेंगे तो इसका आधार कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। AL की लंबाई 30 है और L से लेकर M तक की लंबाई 10 है, तो यानी टोटल लंबाई इसका आधार जो है वो 30 और 10 40 हो जाएगा, और इसमें ऊंचाई 25 दिया गया है, यानी हम यहाँ पे रखेंगे 1/2 गुणे वही फार्मूला आधार गुणे ऊंचाई, और बराबर हो जाएगा 1/2 गुणे 40 गुणे 25। तो इस प्रकार से ये हो गया। कैलकुलेट कर दीजिए तो ये 20 आ जाएगा, और 25 और 20 का गुणा कर लीजिए, यानी 25 दूना 50, 500 मीटर स्क्वायर। ये आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल AMB मिल गया। अब आते हैं एक और ट्रायंगल है, इसके पहले हम आयत का निकाल लेते हैं। आयत FLNE का क्षेत्रफल। अगर हम आयत FLNE की बात करेंगे तो आयत के क्षेत्रफल का सिंपल सा फार्मूला है लंबाई गुणे चौड़ाई, जिसकी लंबाई देखें कितना है, ये वैल्यू L से लेकर M तक 10 दिया गया है और M से लेकर N तक 40 दिया गया है, तो ये 40 और 10 कुल मिला के हो जाएगा 50, और गुणे चौड़ाई इसकी है 20, यानी 50 गुणे 20, तो ये आपका हो जाएगा 1000 मीटर स्क्वायर। ये आपका हो गया आयत का क्षेत्रफल। एक ट्रायंगल और हमारे पास है, एरिया ऑफ ट्रायंगल END। अगर इसकी बात करें तो इसका भी वही फार्मूला, हाफ बेस इंटू हाइट, यानी आधार गुणे ऊंचाई। अगर इसमें बात करें आधार इसका कितना है, एकदम सिंपल दिया है, ND की वैल्यू 10 है, तो आधार को हम यहाँ पे 10 रखेंगे, और ऊंचाई इसका अगर देखा जाए तो यहाँ तो दिया नहीं है, लेकिन अगर हम आकृति के हिसाब से चले तो FLNE एक आयत है, और आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। अगर FL का मान 20 है तो इस प्रकार से NE का भी मान 20 हो जाएगा, यानी यहाँ पे हम इसकी ऊंचाई 20 रखेंगे, इसको काट देंगे तो 2 आपका दहमा 20 हो जाएगा, यानी 10 का गुणा करेंगे तो 100 मीटर स्क्वायर। ये आपको जो है यहाँ पे वैल्यू मिला। अब एक लास्ट जो है फिगर बचा हुआ है, लास्ट फिगर जो है आपका BMDC, और BMDC क्या है, एक युग्म इसमें समांतर दिया है, यानी ये समलंब चतुर्भुज है, यानी हम कहेंगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कौन सा, MBCD समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होगा वो 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग और गुणे बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी। चलिए सिंपल सा फार्मूला है, 1/2 रख दीजिए। समांतर भुजाएं कौन कौन सी हैं, MB और DC। MB है 25 और DC है 35, यानी ये हो जाएगा 25 + 35, और गुणे इनकी बीच की दूरी कितनी होगी, अगर देखा जाए तो ये 90 डिग्री पर है, और इनके बीच की दूरी अगर हम यहां से देखें तो M से लेकर D तक की दूरी, वो दूरी MEN 40 है और ND 10 है, यानी टोटल डिस्टेंस जो हो जाएगा वो आपको यहाँ पे मिलेगा 50। चलिए ऐड कर देते हैं, 2 से काट दीजिए इसको, या फिर इसको जोड़ लें पहले हम। 25 और 35 यानी 5 5 10, 3 2 5 और 1 6, 60 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। फिर इसके बाद काट दीजिए, 30 दूना 60, और 50 और 30 का गुणा कर दीजिए, यानी 5 3 15, 1500 मीटर स्क्वायर। ये आपका जो है मिल गया एरिया ऑफ ट्रेपीजियम MBCD। अब इसलिए आकृति का क्षेत्रफल सिंपल सी बात है, जितनी इसमें आकृतियां हैं उन सभी आकृतियों के एरिया को जोड़ लीजिए, यानी
ALF का जो एरिया है, यानी अगर हम बात करें ये फर्स्ट एरिया, ये आपका हो गया सेकंड एरिया, ये आपका हो गया थर्ड एरिया, फोर्थ और फिफ्थ एरिया, यानी हम सिंपल सा यहाँ पे लिख दें एरिया किसका 1 + 2 + 3 + 4 + 5, पांच प्रकार की आकृतियां यहाँ पे दी गई हैं, 1 2 3 4 और 5। पहला जो है ये आपका पहला हो गया, ये आपका दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, सभी को जोड़ लेते हैं। पहले का एरिया आया है 300, दूसरे का एरिया आया है 500, फिर इसके बाद आपका आया है 1000, फिर इसके बाद आपका जो है मिला है 100, और फिर इसके बाद आपको मिला है 1500। ये आपका हो गया, जोड़ लीजिए 15 और 5 20, 10 30, 3 33 और 1 34, यानी ये आपका मिल गया 3400 मीटर स्क्वायर। कैलकुलेशन अगर आपका सही है तो इस प्रकार से जो है इसका एरिया 3400 मीटर स्क्वायर, इस पूरी आकृति का एरिया जो है मिल गया। आगे इस प्रकार के प्रश्न आपको दिए जाएंगे और इसमें इसी प्रकार से सभी का एरिया निकालकर अगर आप ऐड कर देते हैं तो सभी यानी पूरी आकृति का एरिया आपको मिल जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक समलंब चतुर्भुज की दो असमांतर भुजाएं क्रमशः की दो असमांतर भुजाएं क्रमशः 58 मीटर एवं 42 मीटर, 58 मीटर एवं 42 मीटर एवं अन्य दो भुजाएं बराबर हैं, एवं ये समांतर लीजिए। यहाँ पे एक समलंब चतुर्भुज की दो समांतर भुजाएं 58 मीटर एवं 42 मीटर हैं, एवं अन्य दो भुजाएं बराबर है तथा उनकी माप 17 मीटर है, तथा उनकी माप 17 मीटर है। तब समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तब समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए इसका फिगर हम बना लेते हैं, क्योंकि बिना फिगर का ये नहीं लगेगा। इसमें ये कहा गया है हमारे पास एक समलंब चतुर्भुज है, मान लेते हैं एक समलंब चतुर्भुज हमारे पास है ए बी सी और डी। इन्होंने कहा है जिनकी दो समांतर भुजाएं 58 और 42 है। अब बड़ी और छोटी है, 42 इसको मान लीजिए क्योंकि ये छोटा है 42 मीटर, और ये जो है बड़ी भुजा है 58 मीटर, तथा दो भुजाएं बराबर हैं, यानी कि एडी और बीसी जो है वो आपस में बराबर हैं, और इनकी लंबाइयां क्रमशः 17 मीटर और 17 मीटर। तो ये आपका फिगर बना। आप ऐसे जब भी क्वेश्चन लगाते हैं तो इसमें आपने एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो पढ़ा है वो 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी। समांतर भुजाएं तो हमको मिली गई हैं, इनके बीच की दूरी हमको नहीं दिया गया है, तो वही बीच की दूरी हमको यहाँ पे ज्ञात करना है। तो आइए हम देखते हैं किस प्रकार से हम बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। एक छोटा सा यहाँ हमको रचना भी करना पड़ेगा, और वो रचना कुछ इस प्रकार से होगा। हम समांतर रेखा खींचेंगे। किसके समांतर रेखा खींचेंगे? बीसी के समांतर, बीसी के समांतर, यानी हम यहां लिखेंगे बीसी पैरेलल डीई खींचा। अगर हमने
BC के समांतर DE खींचा है, तो आ जाइए थोड़ा सा समांतर चतुर्भुज के प्रारूप में। उसमें ये कहा गया था कि समांतर चतुर्भुज में यदि दो युग्म आपस में समांतर हो तो वो समांतर चतुर्भुज होगा, अर्थात ये पहले से इसके समांतर कहा गया था और ये समांतर हो गया, यानी हम कह सकते हैं ये आपने खींचा तथा EB ये पैरेलल पहले से है DC के, क्योंकि पूरी भुजा जब समांतर है तो इसका पार्ट भी समांतर हो जाएगा, यानी हम कह सकते हैं इसलिए DECB एक क्या होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। यह एक समांतर चतुर्भुज होगा। अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो क्या हम कह सकते हैं ये 42 है तो ये भी 42 हो जाएगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। और ये अगर आपका 17 है तो ये भी 17 मीटर ही हो जाएगा, यानी हम यहां पे कह सकते हैं इसलिए DE बराबर 17 मीटर, इसी की आवश्यकता हमको है, और EB बराबर आपको हो जाएगा 42 मीटर। ये आपको 42 मीटर मिल गया। अब एक भुजा आपका बच रहा है AE की लंबाई हम यहां पे ज्ञात कर लें, क्योंकि AE बराबर क्या हो जाएगा, जो AE है वो पूरे AB में से EB को निकालने पर मिलेगा, यानी AE बराबर हम लिख सकते हैं AB माइनस BE, या EB लिख दें AB माइनस EB। अगर हम AB में से EB को घटा दें, यानी कि 58 माइनस 42 कर दें, 58 में से 42 घटा दीजिए, 8 में से 2 जाएगा 6, 5 में से 4 जाएगा 1, यानी ये आपको मिल जाएगा 16 मीटर, ये 16 मीटर मिल गया हमको। इस त्रिभुज यानी एक त्रिभुज हमको मिला ADE और उसकी भुजा हमको मिल गई 16 मीटर। अब हम यहां क्या करेंगे, चूंकि त्रिभुज ADE में क्या दिया गया है, इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं, इसके पहले वाले मेंसुरेशन के पहले लेक्चर में आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में पढ़ा है, और उसमें जब आपको किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी होती थी तब हीरोन सूत्र का जो है प्रयोग करके त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते थे। यहां भी हम वही प्रक्रिया अपनाएंगे। इसमें तीनों भुजाओं को हम A, B और C के रूप में अगर क्रमबद्ध करें, यानी यहां हम लिखें A बराबर 16, B बराबर 17 और C बराबर भी 17 मीटर, यानी तीनों भुजाएं मिल गई। यानी हम कह सकते हैं इसलिए S का मान S बराबर होता है A प्लस B प्लस C बाई 2, यानी 16 प्लस 17 और प्लस 17 बटे 2, 17 और 17 34, 6 40, 10 50, ये 50 बटे 2 आ गया, यानी काटेंगे तो 25 मीटर S की वैल्यू मिल गई, यानी S का मान हमको मिल गया 25 मीटर। अब आगे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE का मान निकाल सकते हैं, यानी हम कहेंगे इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE का सूत्र क्या होता है, हीरोन सूत्र अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C। अगर इसी सूत्र में अगर हम वैल्यू रखें तो ये आपका वैल्यू कुछ इस प्रकार से मिलेगा, S माने कि 25, यहां पे रख दीजिए 25, और S माइनस A यानी 25 माइनस A की वैल्यू है 16, ये हो जाएगा 16, फिर गुणे 25 माइनस B की वैल्यू 17, और फिर गुणे 25 माइनस फिर C की भी वैल्यू 17। आगे कैलकुलेट कराए तो ये आपका हो गया 25, घटा दें 25 में से 16 घटाएंगे तो ये मिलेगा 9, फिर गुणे 25 में से 17 घटाएंगे, 17 और 8 25, फिर ये 8। अब इसके बाद हम यहां से वर्गमूल निकालेंगे। 25 का वर्गमूल अगर हम निकालें तो 5 निकलेगा, 9 का वर्गमूल निकालें 3 निकलेगा, और 8 का जोड़ा बनना है 2 बार, अगर हम इसको निकाल लें इस रूप में तो ये 8 निकलेगा। अब आपका 5 8 40 या 120, यानी 120 मीटर स्क्वायर ये आपको मिल गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। यहां तक ध्यान दीजिएगा, ये आपका डिफरेंट टाइप का प्रश्न है, थोड़ा सा इसमें रचना भी करना पड़ेगा। तो ये था, आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE का मान निकाल लिया। अब सिंपल सा जो हम उदाहरण देते हैं, मान लीजिए आप अपने जो है घर की छत पर खड़े होते हैं, आपका छत जितना बड़ा है
लंबाई और चौड़ाई के रूप में है। लंबाई के जो है अगर हम अनुरूप देखें तो आपका क्षेत्रफल यानी छत आपको कुछ बड़ा दिखेगा। चौड़ाई की अगर हम अनुरूप देखें तो भी छत उतना ही बड़ा रहेगा, बस केवल और केवल आपके जो है सामने का जो दीवार रहेगा वो आपका जो है छोटा, या मतलब उसकी दूरी कम या ज्यादा हो जाएगी। अर्थात यहां हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर हम भुजा को चेंज कर दें या सूत्र दूसरा प्रयोग करें तो भी एरिया ऑफ ट्रायंगल चेंज नहीं होगा, क्योंकि त्रिभुज आपका उतना ही बड़ा है। इसमें हम किसी भी प्रकार के सूत्र का प्रयोग करेंगे तो इसका क्षेत्रफल नहीं बदलेगा। अर्थात इसमें हम थोड़ा सा और रचना कर लेते हैं। रचना क्या है कि यही रचना में हम लिख लें, क्योंकि या हम लिखे डी से, यहां इसको हम एफ मान लें, डी से डी एफ परपेंडिकुलर ए ई खींचा। सिंपल सी बात है, हमने डी से जो है एक लंब खींचा है जो कि क्या है डी एफ। अब इसके लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल हम क्या कह सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल का सूत्र होता है 1/2 गुणे आधार, यानी आधार और गुणे ऊंचाई। अब यहां से आधार गुणे ऊंचाई, अब सूत्र हमने लगाया यहां और क्षेत्रफल पहले से दिया है, यानी यहां पे हम रख देते हैं 120। 1/2 गुणे आधार की वैल्यू 16 टोटल, ऊंचाई की वैल्यू हमको मालूम नहीं है, इसको हम डी एफ ही रहने देते हैं, बराबर 120। 2 से काटेंगे, 2 8 16 और डी एफ बराबर आपका हो जाएगा 120/8, यानी कुल मिला के डी एफ बराबर आपका हो जाएगा 15 मीटर में डी एफ की वैल्यू आपको मिल गई। ये सारी प्रक्रिया हमने इसीलिए किया था ताकि हमको डी एफ का मान मिल जाए। अर्थात जो समलंब चतुर्भुज हमारे पास था ए डी सी और बीई, तो इसके हिसाब से जो है हम यहाँ पे अगर हम बीच की दूरी निकाल लेंगे तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है वो समांतर भुजाओं का योग गुणे बीच की दूरी, और बीच की दूरी हमको यहाँ पे मिल गई है, तो अब हम एरिया निकाल सकते हैं। यानी हम कहेंगे इसलिए एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए बी सी डी बराबर क्या हो जाएगा 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग और गुणे बीच की दूरी। अब यहां से देखा जाए तो 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाएं कौन कौन सी हैं, 58 और 42, यानी यहां पे रखेंगे 58 और प्लस रखेंगे 42 गुणे इनके बीच की दूरी जो अभी हमने ज्ञात किया है डी एफ, वो हमको मिला है 15। जोड़ लेते हैं तो 1/2 गुणे 8 और 2 10 हो जाएगा, 5 4 9 और 1 10, यानी 100 हो जाएगा और गुणे हो जाएगा 15। कैलकुलेट करेंगे ये 50 आएगा और गुणा करेंगे तो 750 मीटर स्क्वायर, यानी एरिया ऑफ ट्रेपीजियम एबीसीडी जो आपको मिला वो मिला 750 मीटर स्क्वायर। तो ये था आपका जो है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल और चतुर्भुज के क्षेत्रफल से संबंधित कुछ एग्जाम्पल। इसमें किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको एक समतल आकृति जो आपका शेष बचा हुआ है सर्किल, यानी अगला वीडियो जो आपका बनेगा वो वृत्त का क्षेत्रफल बनेगा।